नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर आपका अपने चैनल इंडियन लॉ मेक पर फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि प्रोसेस ऑफ ट्रायल इन क्रिमिनल केस कि हिंदुस्तान में ट्रायल का क्रिमिनल केस में ट्रायल का क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जब कोई क्राइम होता है तो उसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज कॉग्निजेबल, सेकेंड पार्ट इज नॉन कॉग्निजेबल। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉग्निजेबल ऑफेंस की। जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस को उसकी सूचना दी जाती है। तो पुलिस सबसे पहले क्या करती है, एफआईआर रजिस्टर करती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। और अगर आपको पता लगे कि आपके विरुद्ध आपके खिलाफ कोई एफआईआर पुलिस ने रजिस्टर कर ली है कॉग्निजेबल ऑफेंस पे, कॉग्निजेबल मतलब सीरियस ऑफेंस पे, तो उसके लिए आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। एंटीसिपेटरी बेल आपका अधिकार है। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है आपका कि अरेस्ट के विरुद्ध, कि आपको पुलिस अरेस्ट ही नहीं करेगी और कोर्ट में जो केस है वो ट्रायल चलता रहेगा। तो अगर पुलिस ने आपके खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर रजिस्टर कर ली है तो आप एंटीसिपेटरी बेल का आपका राइट है, आप उसको फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जब पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है तो उसके बाद पुलिस आपकी एफआईआर होती है 154 सीआरपीसी में। तो उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है जिसमें आपकी स्टेटमेंट लेती है, आपकी जो विक्टिम होता है या जिसके मतलब जो भी क्राइम हुआ है और जो उसमें विक्टिम थे या जो एविडेंस थे, जो विटनेस थे, उनके स्टेटमेंट लेती है, एक्यूज की स्टेटमेंट लेती है, मेडिकल कराती है और इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एविडेंस होते हैं उनको कलेक्ट करती है। टाइम दिया हुआ है चार्जशीट फाइल करने का 173 सीआरपीसी में 3 महीने का। 90 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती है जो भी कंपिटेंट कोर्ट है उसके अंदर। कंपिटेंट कोर्ट का मतलब यहाँ पे हो गया कि जिस थाने के अंतर्गत वो अपराध आता है, हर एक थाना किसी ना किसी कोर्ट से जुड़ा होता है। तो उस पर्टिकुलर कोर्ट में पुलिस को अपनी चार्जशीट फाइल करनी होती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद जो भी एक्यूज का काउंसिल है, जो भी उसका एडवोकेट है, उसको राइट है कि वो चार्ज के ऊपर बहस कर सकता है, आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज। सपोज अगर किसी के ऊपर 307 का चार्ज लगा है, 308 का चार्ज लगा है, 506 का चार्ज लगा है, अगर मल्टीपल चार्जेस लगे हैं तो आपका जो काउंसिल है उसकी ड्यूटी है कि वो आपके चार्ज पे आर्ग्यूमेंट करे, जो भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं पीपी। तो जो भी स्टेट का पीपी होगा, आपका काउंसिल उसके साथ आर्ग्यूमेंट करेगा चार्ज पे। अगर आपका काउंसिल कैपेबल है और उसके पास प्रूफ्स हैं और वो एक अच्छा एडवोकेट है तो वो आपके चार्ज फ्रेम ही नहीं होने देगा। और अगर आपके चार्ज फ्रेम नहीं होते तो आप वहीं से आपका केस जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और आप वहीं से छूट जाओगे, आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है। सपोज किसी ने मेरे ऊपर मार पिटाई का आरोप लगाया और उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो जब मेरे एडवोकेट ने आर्ग्यूमेंट करी, जब कोई प्रूफ नहीं है, चार्ज पे आर्ग्यूमेंट हुई और अगर मेरा एडवोकेट जीत जाता है, मेरे खिलाफ जो चार्जेस बनाए थे पुलिस ने वो चार्जेस नहीं मतलब जीरो निकलते हैं या गलत निकलते, तो उस केस में कोर्ट मेरे जो मैटर को डिस्चार्ज कर देगा और मैं वहीं से बरी हो जाऊंगा। अगर चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो अगर चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो उसके बाद आपका जो केस है वो नेक्स्ट उसमें चला जाता है। नेक्स्ट आपका होता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा, अगर चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं तो यही एक अच्छा टाइम होता है बेल लेने का, क्योंकि अगर आप चार्जेस से पहले, चार्ज फ्रेम होने से पहले अगर आप बेल के लिए अप्लाई करते हो तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, बेसिकली उनका कहना वो आपकी बेल को अपोज करते हैं। अपोज करने का उनका बेसिकली जो रीज़न होता है वो यही होता है कि आप जो है इन्वेस्टिगेशन को इंटरप्ट कर सकते हो या डिस्टर्ब कर सकते हो। बट जब चार्ज ही फ्रेम हो गए, इन्वेस्टिगेशन इज ओवर हो गई, तो उसके बाद को है वो ज़्यादातर केसेस में बेल ग्रांट कर देता है क्योंकि चार्जेस फ्रेम हो गए। चार्जेस फ्रेम होने के बाद आपका केस आ जाता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस के ऊपर। प्रोसिक्यूशन एविडेंस का मतलब हो गया कि जो पुलिस ने जिन को आपका विटनेस बनाया है, मतलब जो भी केस को सपोर्ट करते हैं एविडेंस, चाहे वो फोरेंसिक हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे आपके कोई विटनेस हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, चाहे मटेरियल एविडेंस हो, उन सबको पुलिस जो है वो कोर्ट में पेश करती है। और जितने भी आपके प्रोसिक्यूशन एविडेंस होते हैं, कोई पर्सन अगर कोई आपके खिलाफ गवाही देने वाला है तो वो भी कोर्ट उसको सम्मन करके बुलाती है गवाही देने के लिए। और आपके एडवोकेट की ड्यूटी है कि आप क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, कि अगर कोई आपके विरुद्ध गवाही देने आया है कोर्ट में या कोई भी ऐसा मटेरियल फैक्ट जो आपका पीपीएफ पेश करने वाला है आपके अगेंस्ट, जिससे आपको सजा हो सकती है, तो आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। एविडेंस आपका प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होता है वो आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। बिना स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज के लिए, मतलब अगर जब तक कोर्ट स्टेटमेंट नहीं ले लेता है कि उसकी कोर्ट उसको सजा नहीं दे सकता।
आप स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज रिकॉर्ड की जाती है कि अगर जो अपराधी है उसको अपने पक्ष में या उसको अपनी बात कोई रखनी है तो वो कोर्ट के समक्ष रख सकता है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज के बाद, वो आता है कि जो एक्यूज है वो अपने एविडेंस पेश करे, अगर उसके पास कोई एविडेंस है, उसकी जो उसने स्टेटमेंट दी, जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी बातें या जो भी व्यक्ति उसकी स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली बात है, कोई चोरी है तो नहीं कहेगा मैंने चोरी की है, सब यही करते हैं कि मैंने चोरी नहीं की। बट अगर आपके पास उसके लिए एविडेंस है तो आप वो एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हो। जैसे आपकी ड्यूटी थी क्रॉस करने की, पीपी भी आपके एविडेंस को क्रॉस कर सकते हैं। एविडेंस क्रॉस होने के बाद, मतलब स्टेटमेंट, एक्यूज की स्टेटमेंट हुई, फिर एक्यूज ने अपने एविडेंस पेश किए, उसके बाद कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकता है। कोर्ट ऑर्डर करेगा, ऑर्डर की डेट रखी जाएगी, जैसे मैटर है वो ऑर्डर पे लग जाता है, और ऑर्डर वाले दिन या तो कोर्ट आपको एक्विटल करेगा कि आप निर्दोष हैं, आप वहां से फ्री हो जाते हो इस मैटर से, या आपके खिलाफ जो है वो गिल्टी, अगर आप गिल्टी प्रूफ हो गए तो आपको सजा दी जाएगी। अगर आप गिल्टी प्रूफ हो गए और आपको सजा दी गई तो उस केस में आप जो अदर हायर अथॉरिटी है, अगर आपको एमएम कोर्ट से सजा मिली है तो आप सेशन में, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा दी है तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आगे अपील उस सजा को कर सकते हो और आप आगे फर्दर सेम प्रोसीडिंग में जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज अभी आपको जो बताया वो मैंने आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस का बताया। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, फिर एफआईआर रजिस्टर होती है, फिर चार्जशीट फाइल होती है, फिर जो मैटर है वो आपका चार्ज फ्रेम या डिस्चार्ज। अगर चार्ज फ्रेम होता है तो आपका मैटर जो है वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे चला जाता है। एविडेंस पे जाने के बाद आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस करने के बाद स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज होती है। नेक्स्ट स्टेप आपका होता है एविडेंस प्रोड्यूस बाय आपका एक्यूज, और उसके बाद आपका ऑर्डर होता है। ऑर्डर में या तो आप एक्विटल होंगे या गिल्टी होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दो तरीके के ऑफेंस होते हैं। तो कॉग्निजेबल बेसिकली जिसमें एफआईआर रजिस्टर होती है, नॉन कॉग्निजेबल जिसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, उसमें एनसीआर रजिस्टर होती है। पुलिस जो एक एनसीआर काटती है और अगर कोई एक्यूज उनको मिलता है तो उसको एज ए मैटर ऑफ राइट उसको थाने से ही बेल मिल जाती है। बट आपका जो ट्रायल है, जो प्रोसीजर मैंने बताया, पुलिस उसमें भी अपनी एनसीआर के केस में भी अपनी रिपोर्ट फाइल करती है। फिर जो मजिस्ट्रेट है वो उसमें आपके एविडेंस देखता है। फिर इसमें कोई एक्यूज बेसिकली, वैसे तो इसमें कोई एक्यूज होता ही नहीं, अगर होता है तो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है और ऑर्डर दिया जाता है। ज़्यादातर एनसीआर की केसेस, जो एनसीआर की धारा है उनमें फाइन होता है। कोर्ट उनको नॉमिनल फाइन लगा के आपको, अगर आप गिल्टी प्रूव हो गए तो भी आप पे नॉमिनल फाइन लगता है और आप फ्री हो जाते हैं। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि जो मैक्सिमम एनसीआर के केसेस होते हैं वो कंपाउंडेबल होते हैं। कंपाउंडेबल मतलब आपका जिनमें आपका कॉम्प्रोमाइज जो है वो पॉसिबल है। तो इसीलिए जो भी एनसीआर अगर किसी के खिलाफ, किसी के विरुद्ध, अगर किसी के अगेंस्ट एनसीआर कट भी जाती है तो वो सामने वाली पार्टी से कॉम्प्रोमाइज करके उसको कंपाउंडेबल जज मजिस्ट्रेट के सामने उस अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा के एक्यूज की और अपना कंप्लेनेंट की, वो उस मैटर को वहीं पे डिस्चार्ज कर सकता है, चार्ज फ्रेम होने से ही रोक सकता है। ट्रायल वही है जो मैंने आपको बताया, बस फर्क होता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पता लगा होगा कि हमारे हिंदुस्तान में क्रिमिनल केसेस में क्या प्रोसीजर, क्या ट्रायल जो है वो फेस किया जाता है, फॉलो किया जाता है। सेम आपका सिविल केसेस में भी होता है। उसके लिए मैं कोई अलग वीडियो बनाऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा कि सिविल केसेस का क्या तरीका होता है, किस तरीके से सिविल केसेस मूव करते हैं। आज मैंने आपको क्रिमिनल केसेस का बताया, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए भी बनाई है क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझसे, जब मैं मेरे पास कोई आता है केसेस के लिए तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका केस किस स्टेज पे चल रहा है, तो उनको अक्सर पता ही नहीं होता कि उनका केस किस स्टेज पे चल रहा है। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई है छोटी सी, इसमें मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं आपके वीडियो के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा, आपके सामने आता रहूँगा। धन्यवाद।